नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अहमदाबाद में क्रैश हुए ड्रीम लाइनर का ब्लैक बॉक्स आज मिल गया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस विमान हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अमेरिका और ब्रिटेन के एक्सपर्ट जांच में सहयोग करने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ इस हादसे के बाद डीजीसीए ने फैसला किया है कि कल से बोइंग के सभी विमानों की टेक ऑफ से पहले पूरी जांच कंपलसरी होगी। इंजन, केबिन में एयर प्रेशर, विंग्स की पोजीशन, कॉकपिट के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की जांच के बाद ही बोइंग के विमानों को टेक ऑफ करने की परमिशन दी जाएगी। ये सारे कदम प्रिकॉशनरी हैं क्योंकि अब तक ये पता नहीं लगा कि कल अहमदाबाद में टेक ऑफ के सिर्फ 40 सेकंड में प्लेन क्रैश कैसे हुआ, प्लेन में क्या गड़बड़ी थी। जब तक अहमदाबाद प्लेन की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक बोइंग के सारे ड्रीम लाइनर्स को जांच के बाद ही टेक ऑफ की परमिशन दी जाएगी। हालांकि एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसके फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता है। सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर ड्रीम लाइनर जैसा सुरक्षित विमान क्रैश कैसे हो गया, कहां गड़बड़ी हुई, प्रॉब्लम टेक्निकल थी या कोई ह्यूमन एरर था या फिर कोई और वजह थी जिसने 265 लोगों की जान ले ली। इस पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कैसे कैसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, मैं ये सब आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इस हादसे में क्या चमत्कार हुआ, वो चमत्कार जिसकी चर्चा आज हर घर में हो रही है। मैं आपको उस शख्स की बात सुनवाऊंगा जो इस दिल दहलाने वाले हादसे में सुरक्षित बच गया और खुद जले हुए प्लेन से निकलकर बाहर आया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हादसे की जांच के बारे में। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच अब से थोड़ी देर पहले शुरू की है। ब्यूरो ने विमान के ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि ब्लैक बॉक्स यानी डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर उस बिल्डिंग की छत से मिला जिससे एयर इंडिया का प्लेन टकराया था। ब्लैक बॉक्स किसी भी प्लेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसमें विमान की फ्लाइट का पूरा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। ब्लैक बॉक्स के दो हिस्से होते हैं, एक में पूरी फ्लाइट का डेटा स्टोर होता है और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसमें पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी टावर के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्ड होती है। कल एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 से पायलट ने टेक ऑफ करने के तुरंत बाद मेडे यानी मुश्किल में होने का मैसेज रिले किया था। पायलट ने कहा था, मेडे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट, यानी प्लेन को लिफ्ट करने के लिए जरूरी पावर नहीं मिल रही है। और 40 सेकंड के भीतर प्लेन एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर क्रैश हो गया। इन 40 सेकंड में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, इसकी जांच हो रही है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भारत की इंडिपेंडेंट एजेंसी है। जांच भारत में ही होगी। हालांकि इस जांच में अमेरिका की एजेंसीज की मदद ली जाएगी। ब्रिटेन ने भी जांच में सहयोग के लिए कुछ एक्सपर्ट भेजे हैं क्योंकि प्लेन में जान गंवाने वालों में 53 ब्रिटिश सिटीजन भी थे। हालांकि जांच अभी शुरू हुई है, लेकिन जिस तरह एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद में क्रैश हुआ उससे दुनिया के बड़े बड़े एविएशन एक्सपर्ट भी हैरान हैं क्योंकि क्रैश होने वाला प्लेन बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर था। इस तरह के प्लेन 2009 से फ्लाई कर रहे हैं। दुनिया की 80 एयरलाइंस इस तरह के 1200 प्लेन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। पिछले 16 साल में ड्रीम लाइनर में एक भी हादसा नहीं हुआ। कल पहली बार ड्रीम लाइनर में हादसा हुआ और हादसा भी ऐसा भयानक हुआ। इसीलिए दुनिया में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इसकी जांच कर रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट से मैंने बात की है, उनसे समझने की कोशिश की है कि आखिर अहमदाबाद के हादसे की वजह क्या हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो वीडियो सामने आए हैं उन्हें देखकर इस क्रैश के 3-4 कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सब संभावनाएं हैं। पहला ये लगता है कि हो सकता है टेक ऑफ के बाद प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए हों।
इंजन ने टेक ऑफ के लिए जरूरी पावर प्रोड्यूस नहीं की हो, पूरा थ्रस्ट नहीं दिया, और चूंकि विमान रनवे से ऊपर उठ चुका था इसलिए पायलट के पास मेडे मैसेज देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अमेरिका के जॉन कॉक्स एविएशन के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद क्रैश का जो वीडियो उन्होंने देखा है, उस तरह के हालात तभी बनते हैं जब एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाने के लिए थ्रस्ट ना मिले। इसकी एक वजह तो यह हो कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, लेकिन यह लगभग असंभव है। और क्या वजह हो सकती है, यह जांच के बाद ही पता चलेगा। From the images, we can get an idea of some of the things that the investigators are going to look at. One of which is, was the airplane properly configured for flight? Were the slats and flaps in the proper location? That is something that's on the flight data recorder, so we'll know immediately. Now, the airplane does have a warning system that will advise the pilots with a horn as well as a message on a computer screen if the airplane's not properly configured for takeoff. But the flight path of the airplane that has been released so far brings into question that. That's one of the things that the investigators are going to look at. The image shows the airplane with the nose rising and it continuing to sink. That says that the airplane is not making enough lift, and the slats and flaps are positioned so that the wing makes more lift at lower speeds. And it's hard to tell, but from looking at the aircraft from behind, it doesn't look like that the trailing edge flaps are in the position I would have expected them to be, but I'm very cautious that the image quality is not good enough to make that a conclusion. It's just an area where I know that they're going to look. ये बात तो सही है कि प्लेन क्रैश होने से पहले का जो वीडियो है उसमें यह तो दिख रहा है कि ड्रीम लाइनर ने रनवे पर पूरी स्पीड पकड़ ली थी, लेकिन जैसे ही वो रनवे छोड़कर हवा में उड़ा तो ऐसा लगा कि प्लेन की स्पीड अचानक कम हो गई। वो कुछ सेकंड के लिए तो बिल्कुल स्लो हो गया। उसी वक्त पायलट ने मेडे मैसेज रिले किया और इसके बाद विमान 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, लेकिन उस वक्त भी प्लेन के पहिए बाहर निकले हुए थे, जबकि आमतौर पर 50 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पहिए अपने आप अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा विंग्स के फ्लैप रिट्रैक्टेड थे, यानी बंद हो गए थे, जो नहीं होने चाहिए थे। इसलिए आज कमर्शियल पायलट अशरफ शेख ने कहा कि हो सकता है अहमदाबाद हादसा ह्यूमन एरर का नतीजा हो। अशरफ शेख ने कहा उनकी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन प्लेन क्रैश का वीडियो देखने के बाद उनको तो यह लगता है कि पायलट ने गलती से प्लेन का लैंडिंग गियर उठाने के बजाय टेक ऑफ में मदद करने वाले फ्लैप्स को अप कर दिया हो। It was a human error, what I see that, and which I could be completely wrong, but what I see is a human error because both the engine was in full power when it took off, and within 3 kilometers it's fell from the sky, which is unheard of. And as I can see from the video, that the flap setting was up, and the undercarriage, which is the wheel, that was down. So, when we take off within say 10 to 50 feet above the ground, when we have positive rate of climb, we immediately take the undercarriage up. In this case, you could see the undercarriage was, although this aircraft has gone 425 feet above the ground, still it was not there. Which is very surprising that how it has happened. At the same time, the flap setting, which should be down, which should be in configuration of climbing, which was what I can see from the video, it was not there. So, it could be a human error. How it can happen is that instead of one of the pilot, instead of putting the landing gear up, must have put the flaps up. And that's the only explanation what, as my experience, I could say. आपने देखा दोनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरह गलत हो सकते हैं, सिर्फ अंदाजा है।
और अपने अनुभव के आधार पर वो कुछ कह रहे हैं। हालांकि हादसा ह्यूमन एरर का नतीजा हो, पायलट की गलती से हुआ हो, इसकी संभावना सब लोग कहते हैं ना के बराबर है, क्योंकि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली इस फ्लाइट के कैप्टन सुमित सफरवाल बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। उन्हें 8,200 घंटों की फ्लाइंग का अनुभव था। वो 22 साल से ऐसे बड़े बड़े कमर्शियल प्लेन्स उड़ा रहे थे। को पायलट क्लाइव कुंदर भी 1100 घंटों की फ्लाइट ले चुके थे, 1100 घंटों के लिए विमान उड़ा चुके थे। इतने एक्सपीरियंस पायलट ऐसी गलती करेंगे, इस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है, अगर गलती हुई भी तो इससे तुरंत ठीक किया जा सकता था। इसकी वजह से कम प्लेन क्रैश नहीं हो सकता। एक्सपर्ट का कहना है कि क्रैश का वीडियो देखने से लगता है कि विमान टेक ऑफ करते ही हवा में उठने के लिए स्ट्रगल करने लगा। उसकी नोज ऊपर थी लेकिन प्लेन नीचे आ रहा था, यानी ऐसा लगता है कि उसको लिफ्ट ऑफ के लिए पावर नहीं मिल पा रही थी। तो क्या प्लेन की स्पीड कम थी, या फिर विमान को लिफ्ट ऑफ करने में जो विंग्स मदद करते हैं उनके फ्लैप्स काम नहीं कर रहे थे? लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि बोइंग ड्रीमलाइनर में कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग सिस्टम होता है, जो पायलट को तुरंत चेतावनी देता है कि सेफ फ्लाइट के लिए जरूरी सभी सिस्टम की सेटिंग ठीक नहीं है। अब अगर पायलट्स को इस सिस्टम से वार्निंग नहीं मिली, तो क्या विमान में कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं? ये जांच का विषय है। हादसे की वजह टेक्निकल फेलियर, बर्ड हिट, लॉस ऑफ पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल फेलियर से हो सकता है। और चूंकि ये एयरक्राफ्ट बहुत ही कंप्यूटराइज्ड है, लाइक एनी जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, तो इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड बग्स का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि दो इंजन एक साथ पावर को अगर लॉस हुआ है तो ये फ्यूल के वजह से और बर्ड हिट की वजह से होना बहुत अनलाइकली लगता है, लेकिन हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी एक बार हो रखा है। बिल्कुल। क्या ये सबटाज हो सकता है सर? दैट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा होना अभी तक तो कहीं पे रिकॉर्डेड नहीं है। ये इंजन एक दूसरे से 44 या 48 फीट दूर है, तो एक ऐसा बर्ड हिट आना के दोनों को 48 फीट के दूरी पे ऐसे फ्लॉक में जा करके ये क्षतिग्रस्त करना सीम्स अनलाइकली, लेकिन प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आपने देखा कि सभी एक्सपर्ट एकदम परेशान हैं। वो कह रहे हैं ऐसा हो कैसे सकता है, किसी को समझ नहीं आ रहा। सिर्फ सब अंदाजे लगा सकते हैं क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हें कुछ तो कहना है। इस एयर क्रैश की पजल ने सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में एविएशन एक्सपर्ट्स को परेशान कर दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्रीम लाइनर के दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, यह संभव ही नहीं है। हो सकता है इस हादसे में मौसम का रोल हो, क्योंकि कल गर्मी बहुत थी, टेम्परेचर 43 डिग्री था, हवा हल्की थी, हवा में नमी ना के बराबर थी, जिसकी वजह से इंजन का थ्रस्ट कमजोर हो गया हो। फ्लैप्स बंद होने की वजह से विमान को लिफ्ट ऑफ के लिए पूरी पावर न मिली हो और प्लेन क्रैश हो गया। 飞机的速度没有办法保持飞机爬升所需要的升力。 ऐसा लगता है कि विमान टेक ऑफ के दौरान स्टॉल हो गया था। स्टॉल होने का मतलब है कि विमान की रफ्तार इतनी नहीं थी कि जिससे वो हवा में उठ सकता। दूसरे शब्दों में कहे तो हवा से विमान को सपोर्ट नहीं मिला और ये गिर गया। जब कोई विमान मैक्सिमम थ्रस्ट का इस्तेमाल करके टेक ऑफ करता है तो इसको सुरक्षित लिफ्ट ऑफ करने के लिए एक तय रोटेशन तक पहुंचना होता है। साफ है कि इस विमान की सिर्फ नोज उठी थी और शायद उसी वक्त पायलट को यह एहसास हुआ कि वो ऊपर उठने के लिए जरूरी स्पीड नहीं बनाए रख पा रहे हैं। विमान के टेक ऑफ और क्रैश का वीडियो देखने पर पता चलता है कि टेक ऑफ के फ्लैप ठीक से खुले नहीं थे और इसके बावजूद पायलट ने नॉर्मल फ्लैप के हिसाब से स्पीड मेंटेन रखते हुए लिफ्ट कराने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में लिफ्ट के लिए पर्याप्त स्पीड और एयर नहीं होने से विमान के एरोडायनामिक्स के स्टॉल होने का खतरा रहता है। इसके अलावा उड़ान के समय मौसम बहुत गर्म था, टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब है कि रनवे बहुत गर्म था और हवा बहुत हल्की थी, जिससे लिफ्ट करने में हवा से सीमित मदद मिली। इन सब की वजह
से विमान लिफ्ट नहीं हो सका। एक संभावना यह है कि टेक ऑफ के दौरान इंजन पूरी ताकत से थ्रस्ट नहीं दे सका। बोइंग 787 की डिजाइन ऐसी है कि अगर एक इंजन पूरी तरह फेल भी हो जाए तो दूसरा इंजन विमान को टेक ऑफ करने के लिए पर्याप्त पावर दे सकता है और वो आसमान में ऊंचाई पर पहुंच सकता है। अब सवाल ये है कि दोनों इंजन विमान को टेक ऑफ कराने में एक साथ क्यों नाकाम रहे। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें ब्लैक बॉक्स के एनालिसिस की जरूरत होगी। अल्टीमेटली सब यही कह देते हैं कि ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा। अभी तो सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच में अमेरिका और ब्रिटेन के एक्सपर्ट भी भारत की मदद कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्रिटेन ने अपनी एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के 4 अफसरों की एक टीम अहमदाबाद भेजी है। इसके अलावा अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड के एक्सपर्ट की टीम को अहमदाबाद भेजा है। क्रैश हुए प्लेन को बनाने वाली कंपनी बोइंग के एक्सपर्ट भी जांच में सहयोग करने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इस विमान के इंजन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स GE ने भी अपने एक्सपर्ट को इंडिया भेजा है। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी शॉन डफी ने कहा, प्लेन क्रैश का इन्वेस्टिगेशन भारत लीड करेगा। अमेरिकी टीम जांच में सिर्फ सपोर्ट करेगी। We're in the process of deploying a team from the FAA, from the NTSB. हम फेडरल एविएशन अथॉरिटी से और नेशनल ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी बोर्ड से एक टीम भेज रहे हैं। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक और बोइंग भी अपने संसाधन और जांच टीमों को भारत भेज रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस जांच की अगुवाई भारत कर रहा है। हम भारत को इस जांच में सहायता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दुखद हादसे की जांच लंबी चलेगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और फेडरल एविएशन अथॉरिटी हमेशा सुरक्षा को तरजीह देते हैं और इस जांच में हम तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। Safety always comes first. भारत सरकार भी इस हादसे की जांच को लेकर बहुत गंभीर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारियों से बात की और इस हादसे की जांच जल्दी से जल्दी पूरा कराने का निर्देश दिया। अफसरों ने प्रधानमंत्री को बताया कि हादसे का शिकार हुए ड्रीमलाइनर के ब्लैक बॉक्स को कल ही डिटेक्ट कर लिया गया था, लेकिन प्लेन की टेल का वो हिस्सा जहां ब्लैक बॉक्स होता है वो बुरी तरह बिल्डिंग में धंसा हुआ था। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद ब्लैक बॉक्स को रिट्रीव करने का फैसला किया गया। आज 4 घंटे की मशक्कत के बाद ब्लैक बॉक्स मिला। इसे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अफसरों को सौंप दिया गया है। अब इसके डेटा की जांच की जाएगी। इसके अलावा आज जांच में और क्या क्या पता चला, इसके बारे में जानकारी के लिए चलते हैं अहमदाबाद। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर मौजूद हैं। निर्णय, आज प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया, ये आपने सबसे पहले जानकारी दी थी। इससे जांच आगे बढ़ेगी। अहमदाबाद में बहुत सारे एविएशन एक्सपर्ट्स इस समय मौजूद हैं। क्या आप किसी से बात कर पाए? क्या किसी से आपको इस बात का अंदाजा लगा कि प्लेन क्रैश के बारे में शायद उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन हो? देखिए रजत जी, अभी मैं जो सुन रहा था विभिन्न जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातें, जो हम अहमदाबाद में जिन एक्सपर्ट्स से मेरी बात हुई है उन्होंने भी कमोबेश यही सारी बातें कही हैं, लेकिन एक जो मोटे तौर पे निष्कर्ष उनका निकल करके सामने आ रहा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे थे कि प्लेन का जब इस तरह से क्रैश होना होता है तब एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इस तरह के 4-5 फैक्टर्स एक साथ मिलके इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं और जब जांच होगी तो उन्हीं फैक्टर्स को इंडिकेट किया जाएगा, उन्हीं फैक्टर्स को ढूंढा जाएगा कि आखिर ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन जो था अप्लाई हुआ अचानक और प्लेन इस तरह से टेक ऑफ करते ही नीचे गिर गया। आपको बता दें कि ये जो ब्लैक बॉक्स मिला है ये भी एक तरह से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये DFDR से भी ज़्यादा एनहांस्ड वर्जन है। इसे एनहांस एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर कहा जाता है, जो कि वॉइस और डेटा दोनों रिकॉर्ड करता है और इसके साथ साथ जो इमरजेंसी लोकेशन ट्रांसमीटर है वो भी मिल गया है और वो भी इंटैक्ट है। जो इमरजेंसी लोकेशन है यानी जब मेडे कॉल वगैरह भी जो आया है उस वक्त प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी ये भी अब पता चल जाएगा। और एक ड्रॉबैक था जो कॉकपिट का एरिया था, जिस तरह से प्लेन
क्रैश किया है वो पूरी तरह झुलस गया था, पूरी तरह। और जो टेल थी वो आपने देखा था कि वो टूट गई थी, लेकिन उसमें कहीं पे भी कोई डैमेज के जो आग से डैमेज होती है उसके फायर डैमेज के कोई निशान नहीं थे। इसलिए जो अथॉरिटीज़ थी वो एश्योर्ड थी कि वहाँ से ये सारे जो इम्पोर्टेंट गैजेट्स हैं वो इंटैक्ट मिलेंगे। लेकिन जो कॉकपिट का एरिया था, जहाँ पे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है और जो पैनल में दूसरे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उनको लेकर के चिंता अभी भी बरकरार है। हालांकि अब उन्हें लैब्स में भेज दिया गया और उनमें से भी डेटा जो है वो रिट्राइव करने का प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर के अब ये माना जा रहा है कि जो तथ्य सामने आएंगे वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होंगे और उनके बेसिस पे जो अभी अटकलें लग रही हैं उन सभी का एक जिसे कहते हैं कि एक ठोस निष्कर्ष निकल करके सामने आएगा। लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा क्योंकि अभी भी डेटा कलेक्शन का, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम जो है वो अभी भी जारी है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के लोगों से बात हो रही है, जो लोन सर्वाइवर है उससे अलग अलग एजेंसीज जो हैं उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी है। तो जितनी भी ह्यूमन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है, टेक्निकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है, इन सबको अभी इकट्ठा करने का प्रोसेस अभी फिलहाल जारी है। उसके बाद इसका एनालिसिस शुरू किया जाएगा। रजत जी, निर्णय आपने जो बताया उससे एश्योरेंस मिलती है कि इस प्लेन के क्रैश की वजह तक हम लोग ज़रूर पहुंच पाएंगे, पता चलेगा कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ब्लैक बॉक्स आपने बताया मिल गया है, एडवांस सिचुएशन में है और उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी, उसको एनालाइज करेंगे, एक्सपर्ट्स इस काम में लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्णय कपूर। जब से प्लेन क्रैश हुआ है सोशल मीडिया पर बहुत सारे एविएशन एक्सपर्ट्स पैदा हो गए हैं। कोई कह रहा है किसी ने प्लेन का सिस्टम हैक कर लिया होगा, किसने कहा सिस्टम को लॉक कर दिया गया होगा, कोई कह रहा है फ्यूल में किसने कुछ मिला दिया गया होगा। मुझे लगता है इन बेकार की बातों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एविएशन दुनिया की सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मानी जाती है। एविएशन में किसी भी एक्सीडेंट की जांच करने का एक फुल प्रूफ प्रोसीजर है जिसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जांच करते हैं। जांच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से की जाती है। जो जेन्युइन एविएशन एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि टेक ऑफ किसी भी फ्लाइट में सबसे रिस्की पार्ट होता है। इसमें करेक्ट फ्लैप्स, थ्रस्ट और रोटेशन स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। अगर मौसम गर्म हो तो गलती की संभावना थोड़ी बहुत हो सकती है। 787 जैसे प्लेन के फेल होने की संभावना तो ना के बराबर होती है। इस प्लेन के इंजन में बहुत पावर होती है, 2 इंजन होते हैं, दोनों इक्वली पावरफुल होते हैं। अगर सिस्टम फेल हो जाए, उसमें कुछ मेल फंक्शन हो जाए तो पायलट मैनुअल कंट्रोल ले सकते हैं। जो प्लेन क्रैश हुआ बहुत लो एटीट्यूड 425 फीट पर था, उसकी स्पीड बहुत कम थी, 174 नॉट्स थी और लैंडिंग गियर डाउन था। यह इस बात का इंडिकेशन है कि टेक ऑफ सेटिंग्स में कहीं कोई बड़ी गलती थी। उस समय 43 डिग्री का टेम्परेचर था और हैवी फ्यूल लोड था जिसने हालात को थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया। ऐसी परिस्थिति में एक छोटी सी गलती भी बहुत भयानक साबित हो सकती है। इस प्लेन में जिस तरह का ब्लैक बॉक्स है वो बहुत एडवांस्ड है और इसमें कोई शक नहीं कि क्रैश का एग्जैक्ट कारण जल्दी सामने आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस प्लेन की जांच पर नजर रख रहे हैं। आज सुबह सुबह नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे, एयरपोर्ट से सीधे उस जगह पर गए जहां कल प्लेन क्रैश हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी और सिविल एविएशन के एक्सपर्ट थे। एक्सपर्ट्स ने मोदी को घटना के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी, जांच के बारे में अपडेट दिया और फिर प्रधानमंत्री मोदी बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की उस बिल्डिंग में गए जिस बिल्डिंग पर यह प्लेन गिरा था और इसकी मेस में लंच कर रहे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की मौत हुई है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल पहुंचे जहां इस विमान हादसे के अकेले सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश एडमिट हैं। इसी हॉस्पिटल में बीजे मेडिकल कॉलेज की वो तमाम डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का भी इलाज चल रहा है जो कल हादसे में घायल हुए हैं। मोदी ने इस हादसे के लोन सर्वाइवर विश्वास कुमार से उनका हालचाल लेने के बाद पूछा टेक ऑफ के बाद क्या हुआ था,
हादसा कैसे हुआ, उन्होंने क्या देखा, वो कैसे बचे और आग के गोले में तब्दील हो चुके प्लेन से निकलकर बाहर कैसे आए। लोगों ने प्लेन क्रैश के बाद की जो भयानक तस्वीरें देखी हैं, बुरी तरह जल चुके क्षत विक्षत शरीर देखे हैं, जली हुई बिल्डिंग्स देखी हैं। ऐसे हालात में प्लेन में सवार एक शख्स खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर आए और कहे मैं जिंदा हूं, मैं प्लेन में सवार था, तो कौन यकीन करेगा। इसीलिए आज मोदी ने विश्वास कुमार रमेश से पूछा वो इतने भयानक मंजर से निकले कैसे। विश्वास ने जो बताया उससे सुनकर तो शायद कोई यकीन न करता, लेकिन विश्वास रमेश कह रहे थे जब प्लेन गिरा कुछ देर के लिए वो बेहोश हुए, जब होश आया तो उनके आसपास लोग जल चुके थे, उनकी सीट सुरक्षित थी, प्लेन के टूटे हिस्से में बाहर निकलने का रास्ता उन्हें दिखा, उन्होंने सीट बेल्ट खोली और हिम्मत करके बाहर आ गए। अचरज की बात यह है कि आज उस वक्त की तस्वीरें भी सामने आई जब विश्वास रमेश जलते हुए प्लेन से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को विश्वास कुमार रमेश ने बताया कि वो प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे थे। यह सीट विमान के एग्जिट गेट के बिल्कुल पास थी। क्रैश होने के बाद प्लेन का कुछ हिस्सा हॉस्टल की बिल्डिंग के ऊपर गिरा और कुछ नीचे ग्राउंड पर। विश्वास जिस सीट पर बैठे थे वो ऐसी जगह पर गिरी जहां लेफ्ट साइड में दीवार थी, इसलिए जैसे ही उन्हें होश आया उन्होंने अपनी सीट बेल्ट खोली और दूसरी तरफ से निकले जहां थोड़ा बहुत स्पेस था। विश्वास इस वक्त अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 7 में एडमिटेड हैं। उन्होंने बताया जिस वक्त उन्हें होश आया प्लेन में आग लग चुकी थी, उनके आसपास की सीटों पर बैठे लोग पूरी तरह जल चुके थे, लेकिन उनका सिर्फ एक हाथ जला और यह चमत्कार है कि वो खुद बाहर निकल आए। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब दो एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा, फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ, बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। 40 साल के विश्वास कुमार इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश नागरिक हैं, यूके के लिस्टर में रहते हैं। वो परिवार से मिलने इंडिया आए थे और कल अपने भाई अजय के साथ अहमदाबाद से लंदन वापस जा रहे थे, लेकिन टेक ऑफ करते ही प्लेन क्रैश हो गया। कुमार विश्वास रमेश तो बच गए, लेकिन बगल में बैठे उनके भाई की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। इस विमान हादसे में उनके भाई की मौत हो गई। आज विश्वास के दूसरे भाई नयन कुमार ने बताया, फ्लाइट में बोर्ड करने के बाद विश्वास ने पिता को फोन किया था और बताया था वो कुछ ही देर में फ्लाई करने वाले हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनका फोन फिर से आया।
उन्होंने बताया उनका प्लेन क्रैश हो गया है और वो जिंदा बच गए, लेकिन बाकी सब बुरी तरह जल चुके हैं। भले ही वो बच गया, लेकिन ये एक चमत्कार है। मैं भी अपने दूसरे भाई के बारे में चिंतित हूँ। जब वो रनवे पर था तो मेरे पिता ने उसे फोन किया और विश्वास ने कहा हम जल्द ही उड़ान भरने वाले हैं, और फिर सिर्फ 2 मिनट के बाद उसने मेरे पिता को वीडियो कॉल किया। जब विमान हादसा हो गया उसने कहा हमारा प्लेन क्रैश हो गया, मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ है, मुझे कोई अन्य यात्री दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जिंदा बचा और प्लेन से कैसे बाहर निकला। मेरे पास इसे डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं है। एक चमत्कार है कि वो जिंदा बच गया। मेरे दूसरे भाई के साथ चमत्कार नहीं हुआ। बस इस दुर्घटना के बारे में सुनकर सोचकर मुझे अब उड़ान भरने में, यहाँ तक कि फ्लाइट लेने से भी डर लग रहा है। जिस प्लेन में बैठे 241 लोग पूरी तरह से जलकर भस्म हो गए हों, जिस क्रैश से आसपास की बिल्डिंग्स तबाह हो गई हों, जहां पूरा का पूरा इलाका जलकर खाक हो गया हो, उन भड़कते शूलों के बीच एक शख्स जिंदा बच जाए, आग के गोले से निकलकर अपने पैरों पर चलकर आ जाए, ये ईश्वर का चमत्कार नहीं तो और क्या है। कल विश्वास कुमार रमेश के भाग्य में बचना लिखा था, इसलिए वो बच गए। विश्वास कुमार रमेश सीट नंबर 11A पर थे और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सीट नंबर 11G पर बैठे थे, लेकिन विजय रूपाणी के भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। विजय रूपाणी अपने लिए 1206 को लकी नंबर मानते थे। उनकी सारी गाड़ियों के नंबर 1206 हैं। उनका लंदन जाने का प्लान 2 बार कैंसिल हुआ और फिर 12 जून को 1206 को सफर की तारीख तय हुई। एक नंबर के तौर पर 1206 इस बार उनके लिए लकी साबित नहीं हुआ। विजय रूपाणी लंदन के लिए निकले थे, लेकिन ऐसी यात्रा पर चले गए जहां से वो कभी वापस नहीं आएंगे। कल एक और चमत्कार हुआ भरूच की रहने वाली भूमि चौहान के साथ। भूमि चौहान को भी भगवान ने बचा लिया। वो भी इसी प्लेन से लंदन जाने वाली थी, लेकिन ट्रैफिक जैम में फंसने की वजह से भूमि की फ्लाइट मिस हो गई। वो 10 मिनट की देरी से एयरपोर्ट पहुंची। बोर्डिंग बंद हो चुकी थी, काउंटर क्लोज हो गया था। भूमि ने एयर इंडिया के कर्मचारियों से बहुत रिक्वेस्ट की, लड़ाई भी की, लेकिन वो प्लेन बोर्ड नहीं कर पाई। और जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली तो प्लेन क्रैश होने की खबर आई। भूमि चौहान पिछले 2 साल से लंदन में रहती हैं, वहां स्टडी वीजा पर गई हुई हैं। कुछ दिन पहले छुट्टियों में घर आई थी, कल उन्हें वापस लौटना था। भूमि ने बताया कि उन्हें दोपहर 1:10 की फ्लाइट लेनी थी, लेकिन जब वो दोपहर 12:10 पर एयरपोर्ट पहुंची तो चेक इन कंप्लीट हो चुका था, काउंटर बंद हो चुका था, उन्हें चेक इन की परमिशन नहीं मिली। उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन ऑफिशियल्स ने उन्हें इजाजत नहीं दी। इसके बाद जैसे ही उन्हें प्लेन क्रैश की खबर मिली तो उन्हें लगा भगवान ने ही उन्हें इस हादसे से बचाया। हमको तो मालूम ही नहीं था, लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तभी ऐसा मैसेज आया परिवार का और न्यूज़ में कि ये प्लेन क्रैश हो गया है। तो कैसा लगा कि आपकी बेटी उस फ्लाइट में नहीं पहुंच पाई टाइम पे? हम तो पहले माता जी का शुक्रिया करते हैं कि वो बच गई। शुक्रिया मानते हैं माता जी का कि उन्होंने हमें बचा लिया, बेटी को बचा लिया। छोटा बच्चा भी साथ में मेरा है। अच्छा, कितने लोग बोर्डिंग थे उन 2 प्लेन में? एक ही वो था, लेकिन बच्चा मेरे पास छोड़ के गई थी। वो छोटा बच्चा छोड़ के गई थी। वो आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है, और इतनी माता जी की कृपा है कि वो सही सलामत है हमारे साथ। जिस तरह भूमि की फ्लाइट मिस हुई, एयर इंडिया के अफसरों ने उसे बोर्डिंग से रोका। उस वक्त वो उन अफसरों को कोस रही थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद भूमि अफसरों का बार बार शुक्रिया अदा कर रही थी। अच्छा हुआ उन्होंने उसे प्लेन में नहीं जाने दिया। वो अफसर उसके लिए भगवान साबित हुए। अब भूमि कह रही है उन्हें ईश्वर ने बचाया, लेकिन वो 297 लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे जो कल विमान हादसे का शिकार हो गए। हालांकि सरकार की तरफ से इस प्लेन क्रैश में 265 लोगों की मौत कंफर्म की गई है,
लेकिन हमारे संवाददाता निर्णय कपूर कह रहे हैं कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या 297 है, 297, क्योंकि अभी 32 लोगों के बारे में कुछ पता नहीं है। कई डेड बॉडीज हैं जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनका डीएनए किसी से मैच नहीं हुआ है। यह तो क्लियर हो चुका है कि 241 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इस हादसे का शिकार हुए, जबकि 56 ऐसे लोगों की मौत भी हुई जो उन बिल्डिंग्स में थे जिन पर यह प्लेन गिरा, या उस इलाके में थे जो प्लेन में हुए ब्लास्ट के बाद आग की लपटों की चपेट में आ गए। आज अहमदाबाद में हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स को ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनके अपने परिवार वाले इस हादसे का शिकार हुए, लेकिन अब तक उनका कुछ पता नहीं चला है। अहमदाबाद के अनिल पटेल भी अपने बेटे की डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए डीएनए सैंपल देने आए थे। आंख में आंसू थे, कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। जवान बेटे और बहू के जाने का दर्द संभाले नहीं संभल रहा था। बड़ी मेहनत से बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था। बेटा हर्षित लंदन में कंपनी में जॉब कर रहा था। बहू पूजा भी उसके साथ लंदन में ही रहती थी। पूजा को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, इसलिए इलाज के लिए बहू और बेटा अहमदाबाद आए थे। एक हफ्ता घर पर बिताया और फिर दोनों कल लंदन के लिए रवाना हुए। अनिल बेटे बहू को छोड़ने एयरपोर्ट तक आए थे। खुशी खुशी उन्हें रवाना किया था। विमान में बैठने के बाद दोनों ने पापा को वीडियो कॉल किया था, बाय बाय बोला था, लेकिन कुछ ही देर के बाद दिल दहलाने वाली खबर आ गई। पत्नी की मौत के बाद हर्षित ही उनकी जिंदगी की उम्मीद था, लेकिन अब वो उम्मीद भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। जो मैं वहाँ नौकरी करता था, लंदन था, वह मैं मेरे छोड़ने गया था एयरपोर्ट। फ्लाइट में बैठा, टेक ओवर किया, वीडियो कॉल चालू था। वीडियो कॉल से बात भी हुई, तब हम बैठ गए, सीट में बैठे थे, सब देखा मैंने। अभी कुछ पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं अभी कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं मालूम। वडोदरा से भी आज एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर हर किसी की आंख भर आई। 2 साल की एक बच्ची अपनी मां को ढूंढ रही है। उसे तो पता नहीं कि उसकी मां ऐसे सफर पर चली गई जहां से वो कभी वापस नहीं आएगी। असल में प्लेन क्रैश में इस बच्ची की मां नैन्सी बेन की भी मौत हो गई है। नैन्सी बेन लंदन में रहती थी। वो अपनी बेटी का मुंडन कराने के लिए वडोदरा आई थी। मुंडन कराकर वो एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन लौट रही थी। उन्होंने अपनी बच्ची को उसके दादा दादी के पास छोड़ दिया था। सोचा था कुछ दिन बाद आकर उसे ले जाएंगी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। अब इस बच्ची के पिता लंदन से आ गए हैं। परिवार ने डीएनए सैंपल भी दे दिया है। अब इंतजार नैन्सी की डेड बॉडी मिलने का है। दिल को रुलाने वाली ऐसी एक नहीं दर्जनों कहानियां हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव की रहने वाली जयश्री पटेल का सपना था वो लंदन में जाकर बस जाएं, वहीं रहकर अपना करियर बनाएं। 3 महीने पहले जयश्री पटेल की शादी आकाश से हुई। आकाश इंजीनियर है, लंदन में नौकरी करता है। दोनों 15 दिन साथ रहे। शादी के बाद आकाश लंदन लौट गया, लेकिन वीजा न मिलने की वजह से जयश्री उसके साथ लंदन नहीं जा पाई। जयश्री को थोड़े दिन पहले वीजा मिला था। वो पहली बार अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। परिवार भी खुशी खुशी बेटी को विदा करने एयरपोर्ट तक गया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर रह नहीं पाई। जयश्री की कजन भावना ने बताया, जयश्री भगवान कृष्ण की भक्त थी। जब वो लंदन जा रही तो लड्डू गोपाल की मूर्ति और भगवत गीता अपने साथ लेकर गई। अहमदाबाद में विमान के मलबे में एक भगवत गीता मिली है। पूरा विमान खाक में बदल गया, लेकिन भगवत गीता सही सलामत है। भावना ने कहा, जयश्री अपने सपने को पूरा करने के बेहद करीब थी, लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। जयश्री मेरी खोई की छोकरी थी और वो लंदन अपने पति के साथ शादी के बाद जा रही थी। वो हमारा उसका पति लंदन ही रहता था और वो उसके पास जा रही थी, वहाँ ही जॉब करनी थी। उसको बाहर जाने का बहुत शौक था, इसलिए वो जा रही थी। और उसका बहुत सपना था पहले से कि मैं बाहर जाऊं और लंदन में ही रहूं, और हमारी बहन को भगवान ने हमारे से छीन ली। जयश्री की तरह हिम्मतनगर की रहने वाली पायल खट्टी का सपना भी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने का था।
पायल बेहद गरीब परिवार की बेटी थी। पिता ऑटो ड्राइवर थे। पढ़ाई के लिए पायल ने मजदूरी तक की, बीटेक किया, फिर उसे लंदन से एमटेक करने का ऑफर आया। एमटेक की पढ़ाई करने के लिए पायल पहली बार देश से बाहर जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना बड़ा मौका मिलेगा, उसके सपनों को पंख मिले, लेकिन वो उड़ पाती, कुछ कर पाती उससे पहले ही ये प्लेन क्रैश हो गया। पायल अपने परिवार की उम्मीद थी, लेकिन प्लेन के क्रैश ने उनकी उम्मीदों को हमेशा हमेशा के लिए क्रैश कर दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर से डॉक्टर प्रतीक जोशी, डॉक्टर कोमी व्यास और उनके 3 बच्चों की आखिरी तस्वीर देखकर पूरा देश भावुक है। ये तस्वीर इस परिवार की खुशियों की आखिरी गवाह बनकर रह गई। डॉक्टर प्रतीक जोशी 6 साल से लंदन में सेटल्ड हैं, जबकि उनकी वाइफ कोमी व्यास 3 बच्चों के साथ गुजरात में रह रही थी। वो भारत में ही रहकर मेडिकल प्रैक्टिस कर रही थी। बांसवाड़ा की जानी मानी डॉक्टर थी। 2 दिन पहले ही डॉक्टर कोमी व्यास ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर लंदन जाने का फैसला किया। उनके हस्बैंड प्रतीक उन्हें और बच्चों को लेने आए थे। पहली बार पूरा परिवार एक साथ अहमदाबाद से लंदन जाने वाला था। उनके दोनों जुड़वा बेटे नकुल और प्रद्योत पहली बार लंदन जा रहे थे। एयरपोर्ट में अंदर जाने से पहले पूरे परिवार ने सेल्फी ली, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये फैमिली पिक्चर उनकी आखिरी तस्वीर बनकर रह गई। बच्चों को लेने आए थे, लंदन में रहते थे जमाई साहब। प्रतीक जी वहीं रहे अहमदाबाद लंदन 2-3 साल हो गए, यहीं बड़े हुए हैं सब। वो डॉक्टर साहब भी, प्रतीक जी भी यहीं बड़े हुए हैं। शादी का तो साहब 10 साल हो गए। मम्मी को एडमिट किया है, फिर गए हैं। एयर इंडिया के प्लेन AI 171 के कैप्टन सुमित सब्बरवाल के घर में सन्नाटा है। 88 साल के उनके पिता की आंखों में आंसू सूख गए हैं। बेटी की मौत ने उनको तोड़ दिया है। सुमित का घर मुंबई के पवई में है, जलवायु विहार सोसाइटी में। आज एयर इंडिया की एक मेडिकल टीम ने उनके घर जाकर DNA के लिए उनके परिवार का ब्लड सैंपल लिया। कैप्टन सुमित सब्बरवाल के पिता खुद भी एविएशन सेक्टर से जुड़े रहे हैं। 2 साल पहले सुमित की मां की मौत हुई थी। तब से वो जब भी फ्लाइट उड़ाने जाते थे, पड़ोसियों से पिता का ध्यान रखने के लिए कहकर जाते थे। सुमित ने अपने पिता से वादा किया था कि जल्दी वो भी नौकरी छोड़कर उनके साथ वक्त बिताएंगे, लेकिन उनका यह वादा अब कभी पूरा नहीं होगा। इस दिल दहला देने वाले हादसे का शिकार वो लोग भी हुए जो उस बिल्डिंग के आसपास मौजूद थे जिससे विमान टकराया। डॉक्टर्स के हॉस्टल के बाहर चाय की दुकान लगाने वाली एक महिला का बेटा भी प्लेन क्रैश के बाद उठे आग के शोलों में झुलस गया। 15 साल का आकाश हादसे से पहले मां को खाना देने आया था। मां किसी काम से बाहर गई थी, इसलिए वो दुकान के पास ही सो गया और उसी वक्त प्लेन क्रैश हो गया। आकाश की मां सीता अपने बेटे को बचाने के लिए आग से जूझती रही, दौड़ दौड़ कर लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। अपने बेटे को बचाने की कोशिश में मां खुद भी 50% जल गई। हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सीता की सास बब्बी बेन ने कहा, जिस बच्चे को उन्होंने चलना सिखाया वो उनकी आंखों के सामने जल गया और वो कुछ नहीं कर पाई। इसके ऊपर उधर सो रहती थी, उधर ही रहती। धमाका हुआ, खड़ी होकर बाहर निकली। बाहर निकल के ऐसा जोया तो इधर से धमाका आ रहा था। तब तक आग बाग देखी नहीं थी मैंने। वो धमाका ज्यादा होने लगा ना, तो मैं इधर दौड़ने लगी। मेरी बहू, मेरा छोकरा ऐसा ढूंढने, बहू सामने आई दौड़ती दौड़ती। उसका हाथ जल गया, उसका पैर जल गया और मेरा लड़का तो सोया जल गया। सो गया था दोपहर में। वो काट लेकर उस तरफ वो साइड में उधर मेरा लड़का जल गया। भगवान, मेरा छोटा लड़का, मेरे 14 साल का लड़का हो गया था। मेरे को उंगली दौड़ के चलने वाला आज चला गया मेरे को छोड़ के। जो लोग इस हादसे का शिकार हुए, उनके परिवार का दुख सिर्फ कल्पना में सोचा जा सकता है। डेड बॉडीज बुरी तरह झुलस चुकी हैं, इसलिए उनकी पहचान के लिए DNA मैच कराया जा रहा है। इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है
और ये भी बहुत तकलीफ की एक्सरसाइज है। अभी तक कई परिवारों को डेड बॉडीज नहीं सौंपी जा सकी हैं। कल तक डीएनए की मैचिंग कर ली जाएगी और बॉडीज को परिवारों को सौंपने का सिलसिला शुरू होगा। अभी बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके रिश्तेदारों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इसलिए उनके लिए तो एक एक मिनट काटना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन ऐसे लोगों की मदद की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई इमीडिएटली कुछ नहीं कर सकता। हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं इन परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे और फिर कभी कोई इस तरह के हादसे का शिकार ना हो। अब मैं आपको बताता हूं कि आमिर खान ने क्या बड़ा खुलासा किया। आमिर खान ने आपकी अदालत में बताया कि एक जमाने में हमारी फिल्मों में पाकिस्तान और आईएसआई का नाम लेने पर पाबंदी थी। सेंसर बोर्ड की हिदायत थी कि पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क कहा जाए, पाकिस्तान का नाम न लिया जाए, आईएसआई का जिक्र न किया जाए। आमिर खान ने जब सरफरोश बनाई तो उनसे भी डायरेक्टर ने कहा कि हम पाकिस्तान और आईएसआई का नाम नहीं ले सकते, सेंसर इसे अलाउ नहीं करेगा। लेकिन आमिर खान अड़ गए। फिर क्या हुआ यह आपको शो देखने पर पता चलेगा, लेकिन इसकी एक झलक मैं आपको अभी दिखा देता हूं। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि आमिर खान अपनी फिल्मों में पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों का आका है उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहते। हिंदुस्तान की फिल्म हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, हमेशा हम लोग को सेंसर बोर्ड कहती है कि आप पड़ोसी मुल्क बोलिए, आप उसका नाम नहीं ले सकते। तो पहले जमाने में आता था कि वो पड़ोसी मुल्क का हमला हो गया है और पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है, तो हम लोगों को अलाउड नहीं था, फिल्म वालों को ये हमको बोलना अलाउड नहीं था कि ये पड़ोसी मुल्क आप नाम नहीं ले सकते। क्या आपको पता है कि सरफरोश, जो मेरी फिल्म है सरफरोश, वो पहली फिल्म है इतिहास की जिसमें हमने खुल के पाकिस्तान का नाम लिया है, आईएसआई का नाम लिया खुल के। जॉन ने कहा था कि सेंसर ये पास नहीं करेगी, तो मैंने कहा क्यों पास नहीं करेगी, हम उनको समझाएंगे कि जब पार्लियामेंट में अडवाणी जी कह सकते हैं कि पाकिस्तान हम पर हमारे साथ गलत बर्ताव कर रहा है, आईएसआई हमारे साथ खुफिया चीजें कर रही है, हमारे देश में आतंकवाद फैला रही है, जब अडवाणी जी हमारे पार्लियामेंट में कह सकते हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो हम क्यों नहीं कह सकते। और उस बेसिस पे हमको परमिशन मिली उस फिल्म में, और वो पहली फिल्म थी जिसमें हमने वो नाम लिया। सरफरोश में नसीरुद्दीन शाह ने आईएसआई के एजेंट का रोल प्ले किया था, जो एक गजल सिंगर बनकर भारत आता है और राजस्थान के बॉर्डर पर ट्रेडर्स के जरिए इंफॉर्मेशन गैदर करके पाकिस्तान तक पहुंचाता है। आमिर खान ने इसमें एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया था। पाकिस्तान के बारे में आमिर खान ने एक और बड़ा खुलासा किया। आमिर ने बताया कि पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने उनकी फिल्म दंगल से भारत का राष्ट्रीय ध्वज और भारत का राष्ट्रगान हटाने को कहा था। फिर क्या हुआ यह आमिर खान ने डिटेल में बताया। पूरा किस्सा तो आप कल रात 10 बजे सुन सकेंगे, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको भी दिखा देता हूं। लोग कहते हैं कि सब फिल्म वालों को इस बात की चिंता होती है कि हमारी फिल्में पाकिस्तान में भी दिखाई जाएंगी जी, वहां से भी कमाई होगी जी, तो इसलिए जरा ठंडे रहो, मत ज्यादा बोलो पाकिस्तान के बारे में। आपको पता है सरफरोश के बाद मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए पाकिस्तान से कि आप ये हमारे बारे में क्या दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए थे। एक और बात मैं आपको बताता हूं, आपको मेरी फिल्म दंगल याद है? जब दंगल लगी थी तो डिज्नी वॉज द वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, उन्होंने प्रेजेंट की थी, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सेंसर से हमको रिएक्शन आया है कि आप इसमें जो आखिर में गीता फोगाट जीतती है तो उसके बाद हमारा तिरंगा ऊपर जाता है और हमारा राष्ट्रगान बजता है, तो उन्होंने कहा कि आप ये दो चीजें निकाल दीजिए, हिंदुस्तान का नेशनल एंथम निकाल दीजिए और आप इंडियन फ्लैग निकाल दीजिए, वरना हम ये फिल्म पास नहीं करेंगे। तो मैंने 1 सेकंड में उनको बोला, डिज्नी वालों को, कि हमारी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि मतलब 1 सेकंड में मैंने, मतलब ये मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमारा बिजनेस में फर्क पड़ेगा, हमको नुकसान होगा। ऐसे जो हमसे ये कहेगा कि हमारे इंडियन फ्लैग निकाल दो और जो कहेगा कि हमारा राष्ट्रगान निकाल दो, उनमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे वो धंधा मुझे चाहिए ही नहीं।
दंगल पाकिस्तान में तो रिलीज नहीं हुई थी, पर पहलवानों पर बनी यह फिल्म चाइना में सुपरहिट हुई। इस फिल्म में आमिर खान ने महावीर फोगाट का रोल प्ले किया था, जिन्होंने अपनी बेटियों को चैंपियन रेसलर बनाया। आमिर ने बताया कि चीन में भी लड़कियों को लेकर हमारे मुल्क की तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें उनका दर्जा नहीं मिल पाता, इसलिए वहां के लोगों ने इस फिल्म को काफी सराहा। चाइनीज गवर्नमेंट ने आमिर खान को अवार्ड भी दिया। आमिर खान का चाइना से क्या रिश्ता है, यह आपको पता चलेगा आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। इस शो में आमिर खान ने उन सारे सवालों के जवाब दिए जिनके बारे में वो अब तक बात करने से हमेशा बचते रहे। आमिर खान टर्की क्यों गए? क्या आमिर खान ने अपनी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आपकी अदालत में। पहलगाम में इतना दर्दनाक हादसा हुआ, मजहब पूछकर लोगों को गोली मारी गई, आमिर खान चुप रहे। अपनी फिल्मों में पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों का आका है उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहते। 12 मई को जब एयरफोर्स ने एक्शन किया, जब आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया, उसके बाद आपका एक बयान आया तो लोगों ने कहा कि जरूर इसकी कोई फिल्म आने वाली होगी। आमिर खान ने हिंदुओं का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, शिव जी को दौड़ते हुए दिखाया, बाथरूम में दिखाया। आपकी अदालत शनिवार रात 10 बजे। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया है। इजराइल के हमले में ईरान की सेना के बड़े बड़े कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। ईरान का एटॉमिक सेंटर तबाह हो गया है। मिसाइल लॉन्च और एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गए हैं। बीती रात करीब 3:30 बजे इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान की राजधानी तेहरान, न्यूक्लियर पावर सेंटर नातांज, मिसाइल लॉन्च सेंटर लबरेज और काउंटर स्ट्राइक सेंटर शिराज समेत तमाम शहरों पर बम बरसाए। इजराइल के हमले में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ जनरल हुसैन सलामी, ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बघेरी और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हेड जनरल अमीर अली हाजी जाहिद समेत कुल 78 लोगों की मौत हुई है। ईरान ने यह भी कंफर्म किया है कि इजरायली अटैक में उसके टॉप के टॉप 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं। 1980 के इराक युद्ध के बाद से ईरान पर अब तक का यह सबसे बड़ा हमला है। इजराइल के जबरदस्त अटैक के जवाब में ईरान ने जवाब दिया है, हमला किया है। ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया, लेकिन ईरान के हमले से बचने के लिए इजराइल ने अपने सबसे बड़े हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट को खाली करा लिया है और लोगों को बंकर में जाने के लिए कहा है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने एक बयान दिया है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर यह बयान पढ़कर सुनाया गया, जिसमें खमेनी ने कहा कि इजराइल को ईरान पर इस हमले का अंजाम भुगतना होगा। शैतानी ताकत इजराइल को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो वो हमेशा याद रखेगा। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियां ने भी ये कहा कि ईरान इजराइल से इस हमले का बदला जरूर लेगा। इजराइल के हमले के तुरंत बाद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बयान जारी करके कहा, ईरान पर हमले में अमेरिका का कोई रोल नहीं है, इसलिए ईरान अमेरिकी सेना के बेस पर हमला करने के बारे में न सोचे। लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दे दी कि वो जल्दी से जल्दी अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील कर ले, वरना ईरान में और तबाही मचेगी, वरना इजराइल ईरान पर इससे भी ज्यादा भयंकर हमला करेगा। विदा लेने से पहले आपको बता दूं कि मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे आपकी अदालत में होगी और आपकी अदालत में इस बार मेरे मेहमान हैं सुपरस्टार आमिर खान। आपकी अदालत में आमिर खान ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई। एक मौका ऐसा आया था जब आमिर खान ने तय किया था कि वो फिल्मों से संन्यास ले लेंगे, फिल्मों में काम नहीं करेंगे। आमिर खान ने ऐसा क्यों किया था और फिर अपना फैसला उन्होंने क्यों पलटा, ये सीक्रेट, ये राज उन्होंने खोला आपकी अदालत में। वन एंड ओनली आमिर खान।
इतना लोग आपको एडमायर करते हैं, एक दिन आपने कह दिया था कि अब मैं फिल्में नहीं करूंगा। कोविड की वजह से मैं घर में बैठा हूं अकेले और मैं सोच रहा हूं कि मैंने यार अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं किया, अपने फैमिली के साथ ठीक नहीं किया, काम के नशे में, इस क्रिएटिविटी के नशे में खोया हुआ था। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आया जब 4 साल की थी उसको कौन सी चीजें अच्छी लगती थी, उसके क्या सपने थे, उसके क्या डर थे। मेरे जो डायरेक्टर्स थे उनके साथ मैं वक्त बिताता था, उनके आशुतोष के क्या ड्रीम्स हैं मुझे पता है, आशुतोष की क्या इनसिक्योरिटीज हैं मुझे पता है, लेकिन मेरे बच्चों की मुझे नहीं पता है।